तो दोस्तों वेलकम टू जीटेक्स एकेडमी। ये है चैप्टर 4 जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट और ये है जावा स्क्रिप्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने लॉजिकल वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया था। जेएस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जेएस का लॉजिकल पार्ट या कोर पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग कोर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जेएस का जिसमें हम उसके डोम वाले पार्ट को पढ़ रहे होते हैं। जेएस का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जेएस का पार्ट 1 देख लीजिए, देन आप जेएस के पार्ट 2 पे मूव ऑन करिए। ठीक है, चलिए फिर तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिंग जावा स्क्रिप्ट टू वेब डॉक्यूमेंट। मतलब वेब डॉक्यूमेंट में या फिर आप कह लो HTML डॉक्यूमेंट में, यानी HTML की फाइल में हम जावा स्क्रिप्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट किसी भी HTML वेब डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट को किसी भी HTML वेब डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट कोड को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा जा सकता है और अलग से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बना के भी रखा जा सकता है, जैसे CSS के टाइम पे करते थे। ठीक है, मेनली हमारे पास तीन वे होते हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने के। पहला इंटरनल जावास्क्रिप्ट, दूसरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और तीसरा इनलाइन जावास्क्रिप्ट। जैसा ऑलरेडी हमने CSS में भी पढ़ा था, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। सेम उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट में भी काम करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट और इनलाइन जावा स्क्रिप्ट। इन सबको अब हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं। तो पहला है हमारे पास इंटरनल जावा स्क्रिप्ट कि जावा स्क्रिप्ट को हम लोग इंटरनल कैसे यूज कर सकते हैं। जब जावा स्क्रिप्ट कोड को सीधे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग में लिखा जाता है तो इसे इंटरनल जावा स्क्रिप्ट कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट कोड को हम सीधे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देते हैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, उसी को हम लोग इंटरनल जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। और स्क्रिप्ट टैग जो है हेड टैग के अंदर या बॉडी टैग के अंदर ही रखा जाता है। अब मैं इसका कोड भी आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक HTML की फाइल है, ठीक है, और HTML फाइल में आपको यहाँ पे हेड टैग दिख रहा होगा और इस हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग हमने लगाया है और यहाँ पे हम अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोड कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल जावा स्क्रिप्ट काम करना, यानी फाइल तो ये HTML की है बट हम उसी में स्क्रिप्ट टैग लगा के और अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, जो ये स्क्रिप्ट टैग है ये सिर्फ हेड टैग के अंदर ही नहीं, हम बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो बॉडी है और बॉडी के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है, राइट, और यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है। तो जो ये स्क्रिप्ट टैग है इसे आप हेड के अंदर भी लगा सकते हो और बॉडी के अंदर भी, और इन दोनों ही वे में हम इसको कहेंगे इंटरनल जेएस या इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि ये फाइल तो HTML की है। कैसे सर? देखो पहली लाइन ही लिखी गई है डॉक टाइप HTML, यानी एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट होने वाला है, राइट। और HTML फाइल के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट टैग लगा के, तो हम इसको कहेंगे इंटरनल जेएस। ठीक है सर। अगला क्या है? तो अगला है हमारे पास एक्सटर्नल जेएस, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। जब जावा स्क्रिप्ट कोड को .js फाइल में लिखा जाता है और उस फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक HTML की फाइल होगी, ठीक है, और एक होगी जावा स्क्रिप्ट की फाइल। ज़्यादातर इसका नाम हम लोग रखते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो मैंने एक फाइल बना ली स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब जेएस वाले फाइल में मैंने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है और HTML वाले फाइल में HTML का कोड लिखा है, और यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग को ऐसे लिंक कर सकते हैं स्क्रिप्ट SRC का यूज करके, या फिर यही लिंकिंग हम चाहें तो यहाँ बॉडी के पास भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जावा स्क्रिप्ट के लिए हमने अलग से एक फाइल बनाई है। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के क्या फायदे होते हैं? तो इसमें HTML और जावा स्क्रिप्ट का कोड अलग अलग होता है, तो इससे डीबग करना आसान होता है। अगर HTML में एरर है तो HTML को जाके सही कर लो, और जावा स्क्रिप्ट में एरर है तो जावा स्क्रिप्ट में जाके एरर कर लो। कोड को मैनेज करना इससे आसान रहता है और एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल को मल्टीपल HTML पेज में यूज किया जा सकता है, और बड़े प्रोजेक्ट्स में कोड और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है इस तरीके से काम करने पे।
और आप ध्यान रखेंगे इंडस्ट्रियल वे में, यानी जब भी हम प्रोडक्शन ग्रेड वेबसाइट्स रेडी कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम लोग एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का ही यूज करते हैं। सीएसएस के टाइम पे भी मैंने बताया था कि प्रोडक्शन ग्रेड में हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल सीएसएस का भी यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल जेएस का भी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन जावा स्क्रिप्ट। जब जावा स्क्रिप्ट कोड को सीधे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है तो इसे हम लोग इनलाइन जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम HTML वाले लाइन में ही, जैसे यहाँ पे आप देखो ये बटन जो है ये HTML का है और इसी HTML में ही हम एट्रीब्यूट की तरह जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दिया हम लोग, जैसे ऑन क्लिक पे एक अलर्ट चल जाए, हमने ये कोड लिख दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं इनलाइन जेएस, यानी इनलाइन जावा स्क्रिप्ट। हमने HTML वाले लाइन में ही जावा स्क्रिप्ट लिख दी। जब हम HTML वाले लाइन में ही जावा स्क्रिप्ट लिख देंगे तो उसको हम कहेंगे इनलाइन जेएस। जब हम HTML वाले फाइल में स्क्रिप्ट टैग लगा के जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसको कहेंगे इंटरनल जेएस। और जब हम एक अलग से जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना के उसमें जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल जेएस। क्लियर है आपको ये तीनों तरीके? चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो HTML या XML डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट के ट्री स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट करता है। जावा स्क्रिप्ट की सहायता से डॉम का यूज करके वेब पेज के HTML एलिमेंट, टेक्स्ट, एट्रीब्यूट एक्सेस, चेंज या ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं। अब देखो जो डॉम है, डॉम जो है वो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो HTML की फाइल्स होती हैं, HTML का कोड होता है, जावास्क्रिप्ट वो डायरेक्ट नहीं समझ पाता है, वो डोम ट्री की हेल्प से समझ पाता है। वो एक ट्री फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करता है और तब जावास्क्रिप्ट HTML को एक तरह से देख पाता है। और इसी ट्री में हम चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पुरानी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं डोम। और शॉर्ट में अगर बताऊं तो HTML में रन टाइम पे आप चेंजेस कर सकते हो यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, उसी को कहा जाता है डॉम। इसका मतलब यह है कि एक बटन बना हुआ था और आपने सोचा कि जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस बटन का कलर रेड हो जाए, तो ये काम आप कर सकते हो। तो पहले से इस बटन का कलर था ब्लू और क्लिक होने के बाद रेड करना था आपको, तो ये काम आप कर सकते हो डॉम की हेल्प से। क्योंकि क्लिक जैसे ही होगा वो तो जावास्क्रिप्ट आपको बताएगा, जावास्क्रिप्ट ही आपको क्लिक करवाएगा और क्लिक करते ही आपने इस बटन का कलर बदल दिया, उसी को हम लोग कहते हैं रन टाइम पे चेंज करना। ठीक है, तो डॉम जावास्क्रिप्ट को HTML वेब पेज के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है। डॉम की हेल्प से हम HTML के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉम ट्री एक कैसा दिखता है। यहाँ पे मैंने HTML का कोड लिखा है, ये जो है ये HTML का कोड है। सबसे पहला लाइन क्या है, डॉक टाइप HTML। तो जावास्क्रिप्ट ट्री में इसको ऐसे देखता है कि यहाँ पे है डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर। फिर हमने देखा एक HTML टैग, ये HTML टैग है, ये है रूट एलिमेंट बिल्कुल HTML। HTML के अंदर क्या है, एक हेड और एक बॉडी ना। तो HTML के दो बच्चे हो गए, एक हेड हो गया और एक बॉडी हो गया। अब हेड के अंदर है टाइटल और लिंक, तो हेड के अंदर इसने बना दिया एक टाइटल और एक लिंक बनाया। टाइटल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है तो इसने टेक्स्ट लिख दिया और लिंक के अंदर जो href लिखा है वो इसने लिख दिया। फिर ऐसे ही बॉडी के अंदर इसने img बनाया तो यहाँ पे img लिखा, img में एक src है तो यहाँ src लिखा। फिर ऐसे ही एलिमेंट में एक p टैग है तो यहाँ इसने p टैग बनाया और p टैग में एक टेक्स्ट है तो यहाँ इसने टेक्स्ट लिखा। तो जावा स्क्रिप्ट का जो डॉम ट्री है वो इस तरीके से HTML को देखता है, वो इस पूरे कोड को कभी नहीं देख पाता है, वो इसी ट्री को देखता है और ट्री को देख के ही वो समझता है। तो वो इसमें हमेशा रिलेशन बनाता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो ये हमेशा पेरेंट चाइल्ड का एक रिलेशन बिल्ड करता है। जैसे यहाँ पे हेड एक पेरेंट है, बॉडी एक पेरेंट है। अब हेड के अंदर टाइटल था और ये लिंक्ड था, दिख रहा है आपको। ऐसे ही यहाँ पे एक बॉडी जो है पेरेंट है और बॉडी के अंदर एक इमेज है, एक p टैग है। तो इस तरह से ट्री फॉर्मेट में जावा स्क्रिप्ट आपके कोड को समझता है और इसी को कहा जाता है डोम ट्री, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है डोम की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं। डोम की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। तो देखो डोम की हेल्प से हम HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं,
उनके कंटेंट में चेंजेस कर सकते हैं, CSS में चेंजेस कर सकते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स में चेंजेस कर सकते हैं, नए एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, और यूजर के इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, जैसे क्लिक करना पे क्या करना है, डबल क्लिक करने पे क्या करवाना है, हॉवर करने पे क्या करवाना है, ये सब हम हैंडल कर सकते हैं डॉम की हेल्प से। अब जिस तरह से हम लोगों ने CSS में सेलेक्टर पढ़ा था, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी सेलेक्टर होते हैं, किस बटन पे क्लिक करना है। तो इसके लिए आप सेलेक्ट करोगे तब तो बताओगे ना, जैसे ये एक बटन है, ठीक है, बटन 1, और यहाँ पे एक और बटन है, बटन 2, और आपने लिखा कि बटन पे क्लिक हो तो एक मैसेज आ जाए, तो कौन से बटन पे क्लिक हो, तो बटन 1 पे या बटन 2 पे। तो उसके लिए हमें नीड पड़ेगी सेलेक्टर्स की, जो सेलेक्ट करके बता पाए कि बटन 1 को क्लिक हो तो ये करवाओ, बटन 2 पे क्लिक हो तो ये करवाओ। तो उसके लिए यहाँ भी सेलेक्टर्स की नीड होती है। तो जावास्क्रिप्ट में भी सेलेक्टर्स हैं। पहला है गेट एलिमेंट बाय आईडी। यह मेथड जो है, ये किसी एलिमेंट को उसके आईडी के बेसिस पे सेलेक्ट करता है, और ये इसका सिंटैक्स है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आप यहाँ पे फिर आईडी लिख दो अपना, यानी जो आपने उस एलिमेंट को आईडी दी है। फिर ऐसे ही होता है गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम का यूज करके क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ऐसे ही आप कर सकते हो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। तो ऐसे टैग को आप सिलेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। अच्छा, CSS की अगर बात करें तो CSS में आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हैश लिखते थे, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट लिखते थे, और टैग को हम डायरेक्ट ही लिख देते थे, उसके लिए कोई अलग से कैरेक्टर की नीड नहीं थी। बट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी से आईडी सिलेक्ट होगी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम से क्लास सिलेक्ट होगा, और गेट एलिमेंट बाई टैग नेम से टैग सिलेक्ट होगा। अच्छा, अगर आप ये तीनों नहीं याद करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप ये याद रखो क्वेरी सिलेक्टर, ये मास्टर सेलेक्टर है, ये सबको सिलेक्ट कर सकता है खुद ही। जैसे CSS सेलेक्टर का यूज करके पहले से मैचिंग एलिमेंट को ये सेलेक्ट कर सकता है। जो क्वेरी सिलेक्टर है वो बिल्कुल ही CSS जैसा ही चलता है। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आईडी सेलेक्ट करनी है तो हैश के साथ आईडी लिख दो। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्लास सेलेक्ट करना है तो डॉट के साथ क्लास लिख दो। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और टैग सेलेक्ट करना है तो डायरेक्ट टैग लिख दो। ये होता है क्वेरी सिलेक्टर। और एक और होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये क्या करता है कि उस आईडी या क्लास से मैचिंग सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर देता है। ये जो है क्वेरी सिलेक्टर, ये ओनली फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। बट क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है, ये ऑल मैचिंग एलिमेंट्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर देता है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल अगर आप यूज करोगे तो एक ही बार में जो आईडी आप दोगे, वो आईडी जितनी जगह होगी वो सबको वो सिलेक्ट कर देगा। ऐसे ही वो क्लास के साथ भी करेगा, और ऐसे ही टैग के साथ भी करेगा। तो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये दोनों ऐसे हैं सिलेक्टर्स जिसमें CSS के जैसा ही परफॉर्मेंस है, मतलब CSS जैसा ही ये चलते हैं। हैश के साथ आईडी लिख दो, डॉट के साथ आप क्लास लिख दो, और डायरेक्ट आप चाहो तो टैग को लिख दो। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। डॉम तो हमने पढ़ लिया कि डॉम क्या होता है। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है? तो डॉम में जो हमने ट्री देखी थी कि हाँ यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, अब उस टाइटल को मुझे चेंज करना है, तो वो होता है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन का अर्थ ही है जावास्क्रिप्ट से हेल्प से HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को चेंज कर पाना। अगर आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML में चेंजेस कर पाते हो तो उसको हम लोग कहेंगे डॉम मैनिपुलेशन। क्यों सर? क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट है वो आपके HTML को तो समझता ही नहीं है, वो तो डॉम फॉर्मेट में उसको समझता है, यानी डॉम के ट्री वे में वो उसको कन्वर्ट करता है तब समझता है। और आप उसी ट्री के बेसिस पे चाहो तो आप अपने HTML में चेंजेस कर सकते हो रन टाइम पे, और इसी को हम लोग कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अच्छा सर, इसका यूज कहाँ होता है डॉम मैनिपुलेशन का? जो आपने देखा है वेबसाइट पे ऐसे 3 मेन्यू बटन आता है, और आप क्लिक करते हो तो ऐसे साइड बार आपके साथ खुल के आ जाता है। ये डॉम मैनिपुलेशन ही तो है। पहले से आपको ये बॉक्स नहीं दिखाई देता है, और जैसे ही आप इस बटन पे जाके क्लिक करते हो मेन्यू वाले बटन पे, तो आपको एक और बॉक्स दिखने लगता है जिसमें मेन्यू लिखी हुई है। तो ये डॉम मैनिपुलेशन ही है। पहले से ये HTML लिखा हुआ था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया तो डॉम को मैनिपुलेट किया गया कि जो ये बॉक्स है अब उसको शो करो, दिखाओ लोगों को, तो वो दिखाने लगा। तो डॉम मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा यूज है, ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है। जो क्लिकेबल मेन्यू बनते हैं, मॉडल्स जो होते हैं, जो पॉपअप आपको दिखाए जाते हैं, वो सब डॉम मैनिपुलेशन का ही पार्ट है। ठीक है। अब डॉम मैनिपुलेशन का यूज करके हम लोग
HTML में इनर HTML का यूज करके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इनर HTML का यूज करके एलिमेंट के अंदर HTML कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट कंटेंट का भी यूज करके हम लोग कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें CSS स्टाइलिंग को चेंज करनी है तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, मैं इस एग्जांपल को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिया है H1 और उसको आईडी दी है टाइटल। टाइटल में लिखा हुआ है ओल्ड टाइटल। अब जावा स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया, इस टाइटल को सेलेक्ट किया। कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टाइटल लिख के ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। और मैंने कहा इनर HTML इसका न्यू टाइटल कर दो। तो देखो, कोड में तो लिखा है कि ओल्ड टाइटल HTML में, बट जावा स्क्रिप्ट में मैंने इसको चेंज करके न्यू टाइटल कर दिया है। तो अब मुझे वेबसाइट पे ये ओल्ड टाइटल नहीं दिखाई देगा, ये न्यू टाइटल लिखा हुआ दिखाई देगा। समझ गए? ऐसे ही देखो, मैंने यहाँ पे एक डिव में आईडी दी है कंटेंट, और इस डिव के पास अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल ये। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका टेक्स्ट कंटेंट मैंने कर दिया वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ पे है वो इस, हाँ, इसके इनर HTML में डाल दिया वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब इस डिव के अंदर हमें वेलकम स्टूडेंट लिखा हुआ दिखने लगेगा। और इनर HTML का फायदा ये है कि हम HTML का टैग भी लिख सकते हैं, और टेक्स्ट कंटेंट में हम HTML का टैग नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे CSS चेंज का एग्जांपल है। मैंने एक H1 बनाया हेलो और उसको आईडी दे दी हेडिंग। फिर मैंने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया गेट एलिमेंट बाई आईडी हेडिंग, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैंने लिखा हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर, कि हेडिंग का स्टाइल जो है कलर उसको ब्लू कर दो। तब इसका कलर कैसा भी हो, पहले नो मैटर, अब इसका कलर ब्लू हो जाएगा। फिर मैंने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया येलो, उसकी फ़ॉन्ट साइज मैंने कर दी 40 पिक्सल। तो इस तरीके से हम CSS को चेंज कर सकते हैं। समझ गए आप? तो यही है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम का यूज करके हम HTML में चेंजेस कर सकते हैं, और इसी को कहा जाता है डॉम मैनिपुलेशन। इसमें हमारे पास इनर HTML है जिससे हम लोग टेक्स्ट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट है, इसके हेल्प से भी हम लोग टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है CSS की सारी प्रॉपर्टीज हम बदल सकते हैं स्टाइल का यूज करके। क्लियर है यहाँ तक? जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस कर रहे होंगे तो हम इस चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे 3 डॉट पे क्लिक करके मेन्यू खुल के आ जाता है, एक बटन पे हम क्लिक करते हैं तो कैसे बॉक्स का कलर बदल जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उस टाइम पे डॉम और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो HTML डॉम की हेल्प से हम लोग HTML एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे मैंने IMG टैग लिया और इसके SRC में मैंने एक इमेज सेट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट में इसी SRC को दूसरे इमेज के साथ चेंज कर दिया। और यही सेम यही फॉर्मेट यूज किया जाता है जब हम लोग कैरोजल बनाते हैं। कैरोजल यानी आपने इमेज देखी होगी वेबसाइट पे, और यहाँ पे लेफ्ट का बटन देखा होगा और यहाँ पे राइट का, और जैसे आप राइट वाले पे क्लिक करते हो तो इमेज चेंज होती है। वो इसी तरीके से चेंज होती है। हम वही IMG टैग के इमेज को बस चेंज कर देते हैं। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हो हम नया इमेज लगा देते हैं, फिर आपने क्लिक किया फिर हमने एक नया इमेज लगा दिया। तो ये काम जावास्क्रिप्ट से ही किया जाता है, HTML एट्रीब्यूट्स को चेंज करके। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं वन व्यू में जो हमने डॉम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसका वन व्यू देख लेते हैं ताकि आपको याद करना इसे आसान रहे। डॉम में हमने सबसे पहले देखा था डॉक्यूमेंट, जो पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास में नेम। तो डॉक्यूमेंट का मतलब है पूरा का पूरा HTML का कोड। फिर गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसका यूज किया जाता है आईडी को सिलेक्ट करने के लिए। गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, इसका यूज किया जाता है क्लास को सिलेक्ट करने के लिए। गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, इसका यूज किया जाता है टैग को सिलेक्ट करने के लिए। फिर आता है क्यूरी सिलेक्टर, तो ये क्या करता है, फर्स्ट मैचिंग केस को सिलेक्ट कर लेता है। अब आईडी है तो हैश लिखो, क्लास है तो डॉट लिखो, और टैग है तो डायरेक्ट टैग का नाम लिख दो। ऐसे ही आता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये सभी मैचिंग एलिमेंट्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेता है। और ये भी सेम है, आईडी के लिए हैश लिखो, क्लास के लिए डॉट, और टैग के लिए टैग का नाम लिख दो। फिर आता है इनर HTML, इसकी हेल्प से हम HTML कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और साथ ही हम लोग
HTML का टेक्स्ट भी लिख पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है टेक्स्ट कंटेंट। इसकी हेल्प से भी हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट को ही लिख पाता है। उसके बाद आता है स्टाइल। इसकी हेल्प से हम लोग CSS स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो डॉम की इतनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। खैर इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, बट अभी हमें इतनी ही जानने की नीड है। ठीक है, चलिए सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में लिखी गई है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो इसका यूज करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML इवेंट, कि HTML में इवेंट क्या होता है। वैसे ये HTML में इवेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं ये उसकी बात है। तो HTML इवेंट वह एक्शन है जो वेब पेज पे यूजर या ब्राउजर द्वारा की जाती है। यानी जब कोई इवेंट होता है तब जावास्क्रिप्ट की सहायता से फंक्शन को कॉल करके कोई स्पेसिफिक काम करवाया जा सकता है। तो ये देखो, जैसे यूजर आया और उसने कोई एक्शन किया, जैसे ही वो एक्शन करेगा तो कोई एक इवेंट चलेगा, और वो इवेंट चाहे तो किसी एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल कर सकता है जिसके बिहाफ पे कोई भी काम करवाया जा सकता है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे एक बटन है वेबसाइट पे, इसका नाम है क्लिक मी। हाँ, बटन का ही नाम है क्लिक मी, और यूजर आया इस बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो एक इवेंट चलेगा, उस इवेंट का नाम है क्लिक। और जैसे ही क्लिक इवेंट चला तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक पॉपअप पड़ा था, पॉपअप। तो मैंने उसको एक पॉपअप दिखा दिया कि वेलकम टू जीटेक्स एकेडमी। जैसे ही उसने क्लिक वाले बटन पे क्लिक किया तो मैंने उसको एक पॉपअप दिखा दिया। तो ये चला कैसे, तो देखो यूजर यहाँ पे था, हाँ ये सुंदर सा यूजर है, वो यूजर आया और उसने इस बटन पे क्लिक किया। जैसे ही उसने क्लिक किया तो मुझे पता चल गया, कैसे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जैसे ही कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है। और जैसे ही जावास्क्रिप्ट को पता चला तो मैंने पॉपअप वाला कोड एक फंक्शन में लिख के रखा था, और मैंने वो कह रखा था जावास्क्रिप्ट को कि जैसे ही कोई क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन रन कर देना। तो जैसे ही यूजर ने क्लिक किया, ये पॉपअप वाला फंक्शन चल गया और यूजर को एक पॉपअप दिख गया, वेलकम टू जीटेक्स एकेडमी। समझ गया। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे पास, तो पहला होता है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक से क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके आप कोई काम करवा सकते हो। फिर होता है ऑन DBL क्लिक, ये डबल क्लिक को टारगेट करता है, कोई अगर किसी बटन पे डबल क्लिक करता है तो वहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। फिर होता है ऑन माउस ओवर, यानी माउस उस पर जैसे ही जाए। फिर होता है ऑन माउस आउट, माउस वहां से हटे। ऑन की डाउन, यानी कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस हो तो। ऑन की अप, प्रेस होने के बाद जब वो अप साइड बटन आए तब। ऑन चेंज, जब भी कोई इनपुट में वैल्यू चेंज हो तब। आपने देखा होगा ना, कई इनपुट बॉक्स ऐसे होते हैं कि आप उसमें लिखते जाते हो, वो खुद ही रेड हो जाता है एक टाइम के बाद कि यार तुम गलत लिख रहे हो। फिर आप उसे हटा के सही लिखते हो तो वो ग्रीन हो जाता है। तो जैसे जैसे आप लिखते जाते हो उसी टाइम वो रेड ग्रीन होते रहता है। तो इसी को कहते हैं ऑन चेंज। इनपुट बॉक्स में जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही होती है उसी टाइम पे भी हम कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। फिर होता है ऑन इनपुट, यूजर ने जो इनपुट दिए रहा है या दे रहा है उसके बेसिस पे कोई काम करवाना हो तो। फिर है ऑन सबमिट, जैसे एक फॉर्म था, सबमिट बटन था, तो सबमिट बटन पे क्लिक करके कोई काम करवाना है तो वो फॉर्म के सबमिट होने पे क्या करवाना है, वो काम ऑन सबमिट पे हम करवा सकते हैं। ऑन लोड, यानी पेज के लोड होते ही क्या करवाना है, वो काम। जैसा आपने कई वेबसाइट देखा होगा कि पेज के लोड होते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है कि कॉन्टैक्ट मी का फॉर्म, या पेज के लोड होते ही आपको एक दो इमेजेस दिखाई देने लगती हैं। तो ये ऑन लोड के साथ होता है कि जैसे ही वेब पेज पूरा लोड हो जाए तो ये चीज़ यूजर को दिखा देना। ये काम ऑन लोड के साथ करवाया जाता है। ये है हमारे HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट के वैसे इवेंट्स। ठीक है, चलिए सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है। अब हम चाहें तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक है बटन चेंज टेक्स्ट का, ठीक है, और इस पे एक ऑन क्लिक लगा हुआ है। ऑन क्लिक चेंज टेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया गया है, यानी जैसे ही इस चेंज टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक होगा, ऑन क्लिक का मतलब है सिंगल क्लिक यानी एक क्लिक, तो जैसे ही कोई उस पर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा, चेंज टेक्स्ट, राइट। और चेंज टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, तो ये हेडिंग को सिलेक्ट करके रखा है और हेडिंग के HTML में वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट लिख देगा। तो यूजर को शुरू शुरू में वेबसाइट पे दिखाई देगा वेलकम स्टूडेंट्स, और जैसे ही वो चेंज टेक्स्ट वाले बटन पे
क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद ये मैसेज हट जाएगा और उसको दिखाई देगा यहीं पे वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। समझ गए? तो यहाँ पे ये ऑन क्लिक इवेंट लगा है, यानी एक क्लिक। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑन डीबीएल क्लिक, तो कोई यूजर अगर इस पर डबल क्लिक करता तब जाके वो दिखाई देता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम इसमें बात कर लेते हैं। तो HTML इवेंट्स यूजर या ब्राउजर द्वारा होने वाले एक्शंस को टारगेट करता है, यानी यूजर आया वेबसाइट पे और उसने कोई इवेंट परफॉर्म किया, कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो उसको हम ट्रिगर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इन इवेंट्स का यूज करते हैं। इवेंट की सहायता से जावास्क्रिप्ट फंक्शंस ऑटोमेटिकली कॉल किए जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैंने एक फंक्शन पहले से बना के रख दिया ABC, और मैंने कहा जैसे ही कोई यूजर क्लिक करे बटन पे तो ABC को कॉल कर देना। तो ABC अपने आप नहीं चलेगा, ये तभी चलेगा जब कोई उस बटन पे क्लिक करेगा। तो ये काम हम करवा सकते हैं इवेंट की हेल्प से। ऑन क्लिक सबसे कॉमनली यूज इवेंट है, बिल्कुल सही बात है। ऑन क्लिक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इवेंट है जावास्क्रिप्ट में। जैसे आपने ये 3 लाइन मेन्यू भी देखा है, तो इस पे जब क्लिक होता है, ये भी एक तरह का क्लिक ही है कि क्लिक हो तो ऐसे साइड से मेन्यू खुल के आ जाए। समझ गए? तो ऑन क्लिक सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिर एक इवेंट के रिस्पॉन्स में डोम को मैनिपुलेट किया जाता है। सिंपल सी बात है, मैंने मेन्यू वाले बटन पे क्लिक किया, तब यहाँ पे एक और बॉक्स ऐड किया गया जिसमें मुझे मेन्यू दिखाई देती है। तो ये डोम को तो मैनिपुलेट किया ही जाता है क्लिक के साथ, यानी इवेंट परफॉर्मेंस के साथ। इवेंट वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाते हैं। सिंपल सी बात है, इंटरेक्टिव तो बनाएंगे ही, क्योंकि यूजर आया, अब उसके सामने बटन है तो वो क्लिक कर सकता है, और क्लिक करने पे उसके सामने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हो भी रहा है, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म भी हो रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटरेक्टिव। और इवेंट एट्रीब्यूट जैसे ऑन क्लिक हो गए, ऑन चेंज हो गया, ऑन माउस ओवर हो गया, ये सब HTML एलिमेंट्स के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। ये हैं हमारे HTML इवेंट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे कि जावास्क्रिप्ट वाले चैप्टर को लेके क्या क्या आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी 2015 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये आपको पता रखना है। जैसे मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट में नंबर होता है, स्ट्रिंग होती है, राइट, ऑब्जेक्ट होता है, फिर एरे होता है, बूलियन होता है, फिर नल होता है, अनडिफाइंड होता है। तो वैसे डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में दो हैं, पहले तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव के कौन कौन से टाइप हैं और नॉन प्रिमिटिव के, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है? फिर है जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, और फंक्शन विथ पैरामीटर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में डॉम क्या है और सेलेक्टर्स क्या है, इसे आपको ध्यान रखना है। जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होते हैं और ये कौन कौन है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसे आप याद रखेंगे। और जावास्क्रिप्ट में इवेंट क्या होता है, ऑन क्लिक, ऑन माउस एंटर, इन सब के बारे में आप पता रखेंगे। ठीक है? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट वाले चैप्टर से। अगर आप इतने क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हैं तो आई होप कि अब एग्जाम में इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बचेगा जो आपसे बाहर से पूछा जा सकता है। इतना इनफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? बाकी जब हम प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे तो उसमें हम और डेप्थ में जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। अब आपको दो मेन काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो आपको पहला काम करना है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्यूचर में और भी सारे सब्जेक्ट्स के क्लास आने वाले हैं, जैसे अभी ये हम लोग वेब टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सारे सब्जेक्ट्स के 1 बाय 1 करके सारे सिलेबस की वीडियोज आने वाली है, तो इस वजह से आप इसको सब्सक्राइब करके रख लेंगे। ठीक है? दूसरा काम आपका क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, आपको ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्यों करना है ज्वाइन? क्योंकि अभी आपने जो ये PDF पढ़ा, जो ये नोट्स आपने अभी पढ़ा, सेम यही नोट्स मैं आपको शेयर करूँगा, और ये नोट्स मैं इसी व्हाट्सएप चैनल वाले में शेयर करूँगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पास नोट्स हो जाएगा, तो आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हो, अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हो, और चाहो तो आप अपना खुद का नोट्स भी इसी से प्रिपेयर कर सकते हो। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी। साथ में इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन है,
जो लास्ट 10 ईयर तक में पूछे गए हैं। तो इससे आपको अलग से कोई क्वेश्चन बैंक या कोई बुक लेने की नीड नहीं है, ये नोट्स आपके लिए इनफ है, ऑल इन वन है। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा आप चाहो तो आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो। तो जल्दी से आप जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।